हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। अब झारखंड के युवा बनेंगे पायलट, सीएम हेमंत सोरेन ने फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सीधो कान्हू एयरपोर्ट परिसर दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, नियुक्ति पत्र एवं परिसंपत्तियों का वितरण किया। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कहा कि इस संस्थान को स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी गई थी। उस समय इस संस्थान को आगे बढ़ाने के बजाय इसको बंद डब्बे में डाल दिया। ऐसे संस्थान को पूर्व में निरंकुश करने का काम किया गया, लेकिन अब यहां का युवा हवाई जहाज में चढ़ेगा भी और हवाई जहाज भी उड़ाएगा। अब युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर पायलट बन सकेंगे। 30 युवाओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए होगा। 15 आरक्षित वर्ग के युवाओं को राज्य सरकार 100% स्कॉलरशिप पर प्रशिक्षण देगी। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच टिकट की ऑनलाइन बिक्री आज 25 नवंबर से जेएससीए में सुरक्षा कड़ी। झारखंड की राजधानी रांची में 30 नवंबर को होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर है। दर्शकों की भारी मांग को देखते हुए जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में मैच की ऑफलाइन टिकटों की बिक्री आज 25 नवंबर से शुरू हो रही है। जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने जानकारी दी है कि ऑनलाइन टिकट कुल 6500 2 दिन में ही बिक जाने के बाद भी दर्शकों के लिए पर्याप्त टिकट अभी भी उपलब्ध है, जिनकी बिक्री अब सीधे स्टेडियम काउंटर से की जाएगी। दर्शक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो है टिकटों को खरीद सकते हैं। साथ ही बता दें कि नवजात शिशु या गोद वाले बच्चे के लिए भी अलग से टिकट खरीदना अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि ऑफलाइन टिकट बिक्री के दौरान भारी भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए जेएससीए और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काउंटरों के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। काउंटर से लगभग 1 किलोमीटर तक भारी पुलिस बल तैनात रहेगा, जिसमें विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होगी। इरफान अंसारी के एसआईआर संबंधित बयान पर चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर को लेकर मचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे एसआईआर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने सोमवार को संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर झारखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी पुष्टि की है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। आयोग के अनुसार यह व्यवस्था मृत, फर्जी या अयोग्य नामों को सूची से हटाने और पात्र नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए की जाती है। फिलहाल झारखंड में यह प्रक्रिया केवल पूर्वाभ्यास चरण में है। उल्लेखनीय है कि गत रविवार को जामताड़ा के नारायणपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा था कि यदि कोई बीएलओ किसी के घर आए तो उसे घर में ना जाने दे और उन्हें बंधक बनाकर रखे। यही नहीं, मंत्री ने लोगों से किसी भी कीमत पर एसआईआर लागू नहीं किए जाने की बात कही थी। हजारीबाग में जंगली हाथियों से बचाव के लिए वन विभाग ने तैयार किया एप्लीकेशन। हमर हाथी ऐप से बचेगी जान। हाथी मानव द्वंद्व का इतिहास बहुत पुराना है। बदलते समय ने इस संघर्ष को और भी जटिल और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। बढ़ती इंसानों की आबादी और हाथी के रास्ते में घर निर्माण, अंधाधुंध जंगल की कटाई, जंगल से जल स्रोत खत्म होने और भोजन की कमी ने हाथियों को और भी आक्रामक बना दिया है। हाथी गाँव के साथ शहर में भी प्रवेश कर रहे हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग ने हाथी से बचाव के लिए इंटेलिजेंस का सहारा लिया है और एक ऐप बनाया है जो हाथी के मूवमेंट के बारे में लोगों को जानकारी देगा। दरअसल पूरे झारखंड में साल भर हाथियों का आतंक बना रहता है। हाथी ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी इलाकों में भी प्रवेश कर रहे हैं। कई बार हाथियों की मूवमेंट की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। पिछले 2 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो दर्जनों लोगों की मौत हाथी हमले में हो चुकी है। हाथी अक्सर जंगल से निकलकर गांवों तक पहुंच जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जंगल में उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में वे गाँव में प्रवेश करते हैं और रास्ते में आने वाली फसलों, घरों और सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। हाथियों के इस बढ़ते खतरे
खतरे से लोगों को बचाने के लिए झारखंड सरकार और वन विभाग ने हमर हाथी 2.0 ऐप बनाया है। यह ऐप हाथियों के लोकेशन की जानकारी देता है और यह भी बताता है कि हाथी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हाथी आसपास है तो ऐप मोबाइल पर कॉल या नोटिफिकेशन के जरिए लोगों को सतर्क कर देता है। झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत, शाम में महसूस हो रही है गुलाबी सर्दी। 29 नवंबर से बारिश के आसार। झारखंड में कुछ खास बदलाव के साथ मौसम ठंडा बना हुआ है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहने के साथ दोपहर में धूप निकल रही है। वहीं शाम को गुलाबी ठंड महसूस हो रही है। वहीं सोमवार को राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगभग 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे ज्यादा ठंड गुमला, कांके और नामकुम जैसे इलाकों में महसूस की जा रही है, जहां तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उसके पास अंडमान सागर के दक्षिणी भाग में गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण झारखंड में 29 नवंबर से बादल छाएंगे और उसके बाद बारिश हो सकती है। वहीं अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह में कुहासे और आंशिक बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। चंपाई सोरेन ने इरफान अंसारी के SIR कराने आए BLO को बांध कर रखने के बयान पर साधा निशाना। कहा यह उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के SIR कराने आए BLO को बांध कर रखने के बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग के SIR को लेकर झारखंड के एक बड़बोले मंत्री के बयान ने उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। ऐसे उकसाव बयान देने वाले मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की जरूरत है। भारत का संविधान सिर्फ भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है और घुसपैठियों के नाम काटने की इस कयावत से झारखंड के मूलवासियों, आदिवासियों को बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने प्रतिनिधि चुनने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों को यह पता है कि जो लोग हमारी जमीनें, बहु बेटियों की और सरकारी योजनाओं में हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, उन्हें पहचानना और बाहर निकालना जरूरी है। SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट का यह शुद्धिकरण भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाएगा, जिसमें हर भारतीय की सक्रिय सहभागिता रहेगी। टंडवा में हाइवा ने आंगनबाड़ी सेविका को कुचला, हुई मौत। सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा, आक्रोशित ग्रामीणों ने कोल ढुलाई रोकी। चतरा जिले के टंडवा में एक हाइवा ने सड़क पार कर रही आंगनबाड़ी सेविका को कुचल दिया। इस दुर्घटना में सेविका की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और कोल ढुलाई रोकने की मांग की। यह घटना सोमवार को टंडवा ब्लॉक मोड़ के पास हुई। ओसेल कंपनी का एक हाइवा जो टंडवा में संचालित कोल परियोजना से कोयला ढुलाई में लगा था, उसने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। मृतका की पहचान टंडवा थाना क्षेत्र के कड़म डीरी निवासी चंचला देवी के रूप में हुई है, जो एक आंगनबाड़ी सेविका थी। स्थानीय लोग का आरोप है कि कोल परियोजनाओं से जुड़े ट्रांसपोर्टिंग वाहनों की तेज गति और लापरवाही के कारण क्षेत्र की सार्वजनिक सड़कों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हर खेत तक पानी का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण। झारखंड के हर खेत तक पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लगातार गति दे रही है। इसी क्रम में उन्होंने सोमवार को दुमका जिला अंतर्गत रानेश्वर प्रखंड के मुरगुनी में सिद्धेश्वरी नदी पर निर्माणाधीन मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का सोमवार को निरीक्षण किया और कार्य प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान विधायक आलोक कुमार सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और सचिव प्रशांत कुमार भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह परियोजना दुमका जिले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे मसलिया व रानेश्वर प्रखंड की 22,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलनी है। ऐसे में शेष निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि इसे जल्द किसानों को समर्पित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि सिद्धेश्वरी नदी के जल का अधिकतम सदुपयोग हो सके। इससे न केवल विशाल क्षेत्र में पटावन की सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर अधिक पानी को तालाबों और जलाशयों में भी डाइवर्ट किया जा सकेगा। परियोजना शुरू होने से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
एक्टर धर्मेंद्र सिंह का 89 साल की उम्र में निधन। विले पार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार। पत्नी हेमा और बेटी ईसा मौजूद थी। अमिताभ, सलमान, शाहरुख भी पहुंचे। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि पर हुआ, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलिब्रिटी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा है। दोपहर में उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची थी और विले पार्ले शमशान भूमि में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से शमशान घाट पहुंचा। आपको बता दें कि धर्मेंद्र कुछ समय से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने की बाबा वैद्यनाथ की पूजा। स्वास्थ्य मंत्री को एसआईआर पर दिया जवाब। कहा, बिना समझे बयानबाजी बंद करनी चाहिए। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद देवघर का दौरा किया। उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा दिए गए बयान पर निशाना साधा है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इरफान अंसारी जैसे लोग असंवैधानिक बातें करते हैं, जिनके जवाब के लिए कानून ही काफी है। दिलीप जायसवाल ने सवाल उठाया है कि क्या इरफान अंसारी एसआईआर का असली मतलब जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का अर्थ मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण है, जिसमें मृत मतदाताओं और भारतीय नागरिक न होने वालों के नाम हटाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी को ऐसे गंभीर मुद्दों पर जवाब देना चाहिए और बिना समझे बयानबाजी बंद करनी चाहिए। बीएलओ विवाद के बीच मंत्री इरफान अंसारी बोले, मेरे पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी फेसबुक पोस्ट को गलत संदर्भ में पेश किया गया, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ है। मंत्री ने कहा कि उनके बयान का असली मकसद पूरी तरह अलग था, लेकिन कुछ संस्थानों ने इसे गलत रूप से पेश किया। डॉक्टर अंसारी ने साफ किया है कि उन्होंने सिर्फ उस समस्या पर सवाल उठाया था जिसमें इलाके में कुछ लोग खुद को बीएलओ बताकर गरीबों को डराने और पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह गंभीर मामला है और ऐसे फर्जी लोगों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नाम काटने या किसी भी तरह का अवैध काम करता दिखे तो तुरंत प्रशासन को जानकारी दे। मंत्री ने यह भी कहा है कि असली बीएलओ सम्मानित पदाधिकारी हैं और चुनाव आयोग का हिस्सा होते हैं। उनकी जगह कोई भी फर्जी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रखी जाए, ताकि किसी गरीब, वंचित या आम नागरिक का नाम गलत तरीके से ना कटे। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि किसी भी प्रस्ताव या कार्रवाई का असर करोड़ लोगों पर पड़ता है, इसलिए जनता की आवाज और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वह हमेशा लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। झारखंड में जनगणना की तैयारी। सीएम ने जिला से लेकर ग्राम पंचायत के सीमाओं के परिवर्तन पर लगाई पाबंदी। जनगणना को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर सीएम ने जिला से लेकर ग्राम पंचायत के सीमाओं के परिवर्तन पर पाबंदी लगा दी है। 1 मार्च 2027 से शुरू हो रहे जनगणना को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना नियम 1990 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना 2027 के लिए झारखंड राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों यथा जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद, वार्ड, पंचायत, ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 31 दिसंबर 2025 तक हुए परिवर्तनों से संबंधित सूचना एवं वांछित अधिसूचना निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड रांची को अग्रसारित किए जाने का निर्देश दिया है। सीएम के इस निर्देश को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने भी जारी किया है। जेएसएलपीएस कर्मियों ने बोकारो में शुरू की हड़ताल। विभिन्न मांगों को लेकर 21 नवंबर 2025 से अनिश्चितकालीन धरना। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ जेएसएलपीएस बोकारो इकाई के कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। L5 से L8 तक के इन कर्मियों ने 21 नवंबर से पलास जेएसएलपीएस जिला इकाई बोकारो के समक्ष यह धरना शुरू किया है। बोकारो जिला अध्यक्ष जानकी महतो के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन जारी है। संघ ने सरकार के समक्ष
समक्ष अपनी लंबित मांगों को दोहराया है, जिनमें कहा गया है कि वर्षों से उठाए जा रहे मुद्दों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उनकी प्रमुख मांगों में NMMU नीति को बिना संशोधन लागू करना और प्लस JSLPS को सोसाइटी एक्ट से हटाकर कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देना शामिल है। अन्य मांगों में L5 से L8 तक के कर्मियों को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर आंतरिक प्रोन्नति प्रदान करना, प्रतिवर्ष 10% स्वचालित वेतन वृद्धि लागू करना, स्तर 7 व स्तर 8 के कर्मियों की पदस्थापन उनके गृह जिले के नजदीक प्रखंड में किया जाना प्रमुख है। चतरा में बंद माइंस के गड्ढे में डूबा युवक, शौच के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा, तलाश जारी। चतरा जिले के कन्नौदी गांव में सोमवार को एक युवक बंद पड़े माइंस के गहरे गड्ढे में डूब गया। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोरी थाना क्षेत्र से सटे कन्नौदी गांव में हुई। युवक शौच के लिए गया था, तभी उसका पैर फिसल गया। डूबने वाले युवक की पहचान आनंद कुमार यादव के रूप में हुई है, जो ब्रह्मदेव यादव के पुत्र हैं। वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें लगभग 10 बजे एक युवक के माइंस में डूबने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। घटनास्थल पर पानी गहरा होने और दलदल के कारण अब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब बर्खास्त करे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अविलंब बर्खास्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने SIR को लेकर BLO को बंदी बनाए जाने संबंधित इरफान अंसारी के बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश का संविधान चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों की शुद्धता और सटीकता बनाए रखने के पूर्ण अधिकार देता है, लेकिन विडंबना यह है कि संविधान बचाने का ढोल पीटने वाले राहुल गांधी के करीबी और झारखंड सरकार के कांग्रेसी मंत्री इरफान अंसारी ही संवैधानिक प्रक्रिया में बाधक बन रहे हैं और सार्वजनिक मंच से BLO को घर में बंद करने और बंधक बनाने जैसी धमकी दे रहे हैं। रांची के कांके बरियातू में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ड्रग्स गिरोह की महिला समेत 10 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कांके और बरियातू थाना क्षेत्र में संगठित ड्रग्स गिरोह पर एक साथ छापेमारी की। इस ऑपरेशन में पुलिस ने एक महिला समेत 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 21 लाख से अधिक मूल्य का ब्राउन शुगर, 2.5 किलो गांजा, 20 बोतल कप सिरप, 2 ऑटो और 1 स्कूटी, कई मोबाइल, डिजिटल वेट मशीन और 2,41,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई 23 नवंबर की देर रात से शुरू हुई, जो 24 नवंबर की सुबह तक चली। सिटी SP पारस राणा और ग्रामीण SP के निर्देश पर 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसके द्वारा यह कार्रवाई की गई है। धर्मेंद्र के निधन पर सीएम हेमंत ने जताया दुख, सोशल मीडिया पर किया इमोशनल पोस्ट। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 वर्ष की आयु में इस महान कलाकार के निधन से बॉलीवुड में गहरा शोक छा गया है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। धर्मेंद्र जी का जाना फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। धर्मेंद्र जी ने अपने सरल, सहज और प्रभावशाली अभिनय से पीढ़ियों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। उनका व्यक्तित्व जितना विनम्र था उतना ही प्रेरणादायक भी। धर्मेंद्र जी का जाना फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मरांग गुरु से प्रार्थना करता हूं और शोकग्रस्त परिजनों, उनके प्रशंसकों एवं शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। धनबाद के रांगामाटी से सक्रिय अपराधी गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक, टोटो और मोबाइल फोन बरामद। धनबाद के बलियापुर पुलिस ने रांगामाटी क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान चोरी के वाहनों से जुड़े एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रांगामाटी निवासी एक सक्रिय अपराधी चोरी की बाइक के साथ RM4 की ओर गया है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रासू घुटू बस्ती रांगामाटी से राज गौराई 19 वर्षीय को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर 3 चोरी की मोटरसाइकिलें, एक बिना नंबर का टोटो और एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया गया। यह सभी सामान चोरी का बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपी राज गौराई ने स्वीकार किया है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर धनबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बाइक चोरी करता था और उन्हें सस्ते दामों में बेच देता था।
गुमला में 6 वर्षीय बच्ची की हत्या, परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया, आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के बनागुट्टू अंबाटोली गांव में एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने गांव के ही ससी पहान पर हत्या से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 6 वर्षीय बच्ची शनिवार शाम से लापता थी। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जब परिजन खोजते हुए शशि पहान के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने शशि को दिन भर दरवाजा बंद करके घर के बाहर खड़ा देखा। आशंका होने पर उन्होंने घर खुलवाया, जहां एक बक्से में बच्ची का शव पड़ा मिला। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना बसिया थाना को दी गई। सूचना मिलने के बाद एसआई जयक्रिसदेव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों के सहयोग से फरार आरोपी शशि पहान को सोमवार को जोलो गांव के पास से पकड़ा। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गोड्डा में सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत। महागामा के सिमड़ा मोहनपुर बाईपास पर हाईवा ने मारी टक्कर, सड़क जाम। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में सिमड़ा मोहनपुर बाईपास सड़क पर रबियाडी के पास एक सड़क दुर्घटना में 35 वर्षीय सद्दाम अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ललमटिया थाना अंतर्गत डहुआ निवासी सद्दाम अंसारी के रूप में हुई है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सद्दाम अंसारी अपनी बाइक से मोहनपुर की ओर से तेतरिया स्थित अपने ससुराल जा रहे थे। रबियाडी के पास पीछे से आ रहे कोयला लदे एक तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सद्दाम ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सद्दाम अंसारी पिछले काफी समय से अपने ससुराल तेतरिया में ही रह रहे थे। उनके परिवार में 2 बेटे और एक बेटी सहित 3 बच्चे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचित किया। महागामा और ललमटिया पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुमका में मछली पकड़ने गए व्यक्ति की तालाब में डूबने से हुई मौत, जाल फंसने पर गहरे पानी में चला गया था। दुमका जिला सरैयाहाट प्रखंड के पेराजदाह गांव में मछली पकड़ने के दौरान तालाब में डूबने से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। गांव स्थित ऊपरघाट बांध में 58 वर्षीय रामफल राय मछली मारने के लिए जाल लेकर पानी में उतरा था। धीरे धीरे वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर में मछली मारने के बाद कहा घर से निकला था, बांध में मछली मार रहा था। इसी बीच उनका जाल कांटा में फंस गया, जिससे उसकी मौत तालाब में ही हो गई। चारवाहा ने परिजनों को घटना की सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलते ही स्थानीय तैराक को लेकर पहुंची, जहां काफी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रामगढ़ कोर्ट में गैंगस्टर रियाज अंसारी व शिवेंद्र शर्मा के समर्थक भिड़े, 21 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब गैंगस्टर रियाज अंसारी व शिवेंद्र शर्मा के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर धक्का मुक्की व मारपीट हुई। रामगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात हो कि रामगढ़ पुलिस पांडे गिरोह, अमन साहू गिरोह व श्रीवास्तव गिरोह के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में एसपी को गुप्त सूचना मिली कि संगठित अपराधी गिरोह के कुछ सदस्य रामगढ़ सिविल कोर्ट के आसपास एकत्रित हुए हैं और आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसी क्रम में पुलिस को गिरोह के कुछ लोगों द्वारा कोर्ट में घुसकर हल्ला गुल्ला करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल वेश में तैनात पुलिस पदाधिकारी व जवानों की टीम ने श्रीवास्तव गिरोह के सदस्यों को कोर्ट परिसर एवं बाहर से हिरासत में ले लिया। पकड़े गए गिरोह के 21 सदस्यों ने न्यायालय में हल्ला गुल्ला करने की बात स्वीकार की है। इनमें से कई ऐसे हैं जिन पर दर्जनों कांड दर्ज हैं। पुलिस की टीम उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 26 मोबाइल फोन, 1 स्कॉर्पियो, 2 वॉकी टॉकी, 1 चांदी का ब्रासलेट, 3 स्मार्ट वॉच बरामद किए गए हैं। गिरिडीह में जंगली हाथियों ने 2 को कुचला, हुई मौत। हाथियों ने एक महिला को उठाकर पटका, गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों में दहशत। गिरिडीह जिले में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। बिरनी प्रखंड में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह घटना गादी और पेशम पंचायतों में हुई, जिसमें पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार बिरनी प्रखंड की गादी पंचायत में सोमवार सुबह खेत की ओर जा रहे 70 वर्षीय शांति देवी और 55 वर्षीय बोधी पंडित को
हाथियों के झुंड ने घेर लिया। इसके बाद हाथियों ने उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी गांव के पास स्थित पेसम पंचायत में भी हाथियों ने हमला किया। यहां 40 वर्षीय सुदामा देवी खेत की ओर जा रही थी, तभी हाथियों ने उन्हें उठाकर पटक दिया। वे गंभीर रूप से घायल हो गई है और उन्हें तत्काल गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलने पर भरकट्टा ओपी प्रभारी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है और हाथियों के झुंड को हटाने का प्रयास शुरू किया। टाटानगर स्टेशन के पास सीएनजी टेम्पो में लगी आग, 2 धमाकों से हड़कंप, यात्रियों और चालक ने कूदकर बचाई जान। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन के मुख्य गेट के पास सोमवार सुबह एक सीएनजी टेम्पो में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद टेम्पो में 2 धमाके हुए, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे स्टेशन क्षेत्र में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। बताते चले कि इससे पहले शनिवार को भी टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास खड़ी एक कार में आग लग गई थी। जानकारी के मुताबिक कीताड़ी निवासी चालक पवन राय टेम्पो चला रहा था। वह स्टेशन से यात्रियों को लेकर कुछ ही दूरी आगे बढ़ा था कि राहगीरों ने वाहन के नीचे से चिंगारी निकलते देखी और चालक को सचेत किया। चालक ने तुरंत टेम्पो रोका, लेकिन कुछ ही देर बाद वाहन से धुआं उठने लगा और फिर भीषण आग लग गई। आग भड़कते ही चालक और सभी यात्री समय रहते टेम्पो से कूदकर सुरक्षित दूरी पर चले गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और देखते ही देखते टेम्पो पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई और 2 तेज धमाके हुए। इस घटना के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन बाधित रहा। मंत्री इरफान के एसआईआर कराने आए बीएलओ को बांधकर रखने के बयान पर आजसू का पलटवार, मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी और एफआईआर की मांग। आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि उनको एसआईआर से भय क्यों लग रहा है, कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं। प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि जामताड़ा उपायुक्त के सामने इरफान अंसारी ने देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के बीएलओ को बांधने के लिए जनता को उकसाया है। एसआईआर के खिलाफ भ्रम फैलाने वाले मंत्री पर एफआईआर हो, साथ ही उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। पति पत्नी और फोन, बस हो गया तमाशा, जाने पूरा माजरा। धनबाद जिला के टुंडी थाना क्षेत्र में एक युवक हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। काफी मशक्कत और पुलिस की तत्परता से लड़के को सकुशल टावर से नीचे उतरने के लिए राजी किया गया। दरअसल शादीशुदा युवक एक अन्य लड़की से फोन पर बात करता था। इस बात को लेकर पति पत्नी में झगड़े होते थे और बीवी अपने पति को उस लड़के से बात करने के लिए मना करती थी। सोमवार को भी पत्नी ने अपने पति को लड़की से बात करने से मना किया। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और फिर पत्नी ने पति को थप्पड़ जड़ दिया। इस बात पर नाराज पति हाई वोल्टेज हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। इस बात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद कराई। इसके बाद करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतरवाने में पुलिस को सफलता मिली। बता दें कि यह घटना टुंडी थाना क्षेत्र के कोल्हर पंचायत के नोहाट के बगल से सटे खारियोटांड गांव की है। यहां लगे हाई वोल्टेज टावर पर एक युवक चढ़ गया। उस युवक का नाम 32 वर्षीय अशोक मारांडी है। 30 मार्च 2026 से पहले झारखंड में हो जाएंगे नगर निकाय चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्र। झारखंड में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनाव नहीं होने पर रोशनी खलगो की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया है कि विस्तृत तैयारी के लिए 8 सप्ताह की जरूरत पड़ेगी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया पूर्ण करने में अतिरिक्त 45 दिन लगेंगे। इस बाबत सीलबंद शपथ पत्र 22 नवंबर को ही दाखिल कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने मीडिया को बताया कि सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 मार्च तय कर दी है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से महाधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने दलील पेश की। महाधिवक्ता ने बताया कि चुनाव से जुड़े सभी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि चुनाव कराने को लेकर आयोग गंभीर है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए 8 सप्ताह और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 45 दिन लगेंगे। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल सीलबंद शपथ पत्र का अवलोकन करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 30 मार्च 2026 तय की है।
हजारीबाग के प्रवासी मजदूर की हुई वतन वापसी, दुबई में घायल होने के बाद सरकार से लगाई थी मदद की गुहार। हजारीबाग जिले से रोजगार की तलाश में सैकड़ों की संख्या में मजदूर विदेश में काम कर रहे हैं। अधिकतर मजदूर ट्रांसमिशन और कंस्ट्रक्शन काम में हजारीबाग से जाते हैं। कई बार प्रवासी मजदूर विदेश जाकर फंस जाते हैं। जब सरकार को इसकी जानकारी मिलती है तो मजदूरों की वतन वापसी होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बिशुनगढ़ के रहने वाले दशरथ महतो की आंख में चोट आ गई थी। जब उन्होंने गुहार लगाई तो उनकी वतन वापसी हुई। बेहतर भविष्य और परिवार की आजीविका की तलाश में दुबई गई हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलखरी खुर्द निवासी दशरथ महतो की बीते 6 सितंबर 2025 को दुबई में सानकसी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी में काम के दौरान आंख में चोट लग गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार की मदद से कंपनी ने बकाया मजदूरी के साथ उन्हें इलाज में खर्च होने वाली राशि का भुगतान का आश्वासन देकर उनकी वतन वापसी कर दी है। पलामू में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 4 युवक गंभीर रूप से घायल। मेदिनीनगर रांची मुख्य मार्ग पर सतबरवा थाना क्षेत्र के कसियाडी के पास सोमवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में सतबरवा निवासी हनी कुमार, रवि कुमार भोजी और कृष्णा सोनी का पुत्र है। बताया गया है कि चारों युवक किसी काम से मेदिनीनगर की ओर जा रहे थे, तभी कसियाडी मोड़ के पास चालक ने नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि वाहन में लगे एयर बैग खुल जाने के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई और सभी सवारों की जान बच गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से बाहर निकाला। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नवजीवन अस्पताल तुम्बागढ़ा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देख चारों को रांची रिम्स रेफर कर दिया। 26 नवंबर को कांग्रेस का संविधान बचाओ दिवस, पुराना विधानसभा सभागार में हो रही तैयारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस आगामी 26 नवंबर को पुराना विधानसभा सभागार में संविधान बचाओ दिवस का आयोजन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिला अध्यक्षों और जिला पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी को अंतिम रूप दें। मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के सभी स्थानीय पदाधिकारियों को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। इस आयोजन में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव और अन्य जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी। इसके बाद संविधान बचाओ विषय पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। आदिवासी छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन जारी, साथी की तबियत खराब, कॉलेज प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के कॉमर्स विभाग में सेमेस्टर शुल्क वसूली की नई नीति के खिलाफ आदिवासी छात्र संघ का विरोध लगातार 6वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के बीच स्थिति तब गंभीर हो गई जब प्रदर्शन में शामिल आदिवासी छात्र संघ के एक छात्र की अचानक तबियत खराब हो गई। साथी छात्रों ने तुरंत उन्हें उठाकर आरपीएस अस्पताल में भर्ती कराया। छात्रों का कहना है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा और न ही छात्र का हालचाल लेने कोई कॉलेज अधिकारी अस्पताल गए। इससे छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि विश्वविद्यालय परिसर में एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है। आकस्मिक चिकित्सा सुविधा के अभाव में छात्रों को अपने साथी को निजी साधन से अस्पताल ले जाना पड़ा। छात्रों ने कहा कि जब विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी जर्जर हो तो स्टूडेंट अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे। आदिवासी छात्र संघ के साथी बादल भोक्ता ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रति सेमेस्टर में शुल्क वसूली की नीति को तत्काल वापस ले। यह नीति गरीब और आदिवासी छात्रों के हित में नहीं है। हम हार मानने वाले नहीं हैं। आंदोलन जारी रहेगा। पलामू में व्यवसायी के घर लूट, एक लुटेरा पकड़ाया, 2 बदमाश हुए फरार। ग्रामीणों ने एक अपराधी को जमकर पीटा, 2 हथियार जब्त। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के सखुई गांव में एक व्यवसायी के घर लूटपाट के दौरान ग्रामीणों ने एक लुटेरे को पकड़ लिया। व्यवसायी दीना प्रसाद उर्फ धीरेन्द्र प्रसाद की दुकान सह मकान में रविवार रात यह घटना हुई, जहां पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया था। इधर ग्रामीणों की पिटाई से घायल लुटेरे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए अपराधी की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में हुई है। उसे किशुनपुर स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद एमएमसीएच के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, साथ ही फरार साथियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।